आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर को। चैप्टर का नाम है द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870s टू 1947। ठीक है, ये हमारा चैप्टर का नाम है। ये आपके नए वाले एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर आपका 9 है, लेकिन मेरा एनसीईआरटी थोड़ा सा पुराना वाला है, एडिशन है, तो उसमें चैप्टर नंबर ये 11 है। ठीक है ना, तो उससे कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। चैप्टर का नाम सेम है, कंटेंट सेम है। तो यहाँ पे चैप्टर का नाम है द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870-1947। यानी कि पहला बात हम यहाँ पे ये क्लियर कर दें कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग 1870 से लेकर 1947 यानी कि आज़ादी के पहले तक के टाइम पीरियड के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, 1870 से लेकर 1947 तक हम लोग बात करेंगे, यानी कि आज़ादी के पहले तक का बात करेंगे। ठीक है, अब इसमें बहुत अलग अलग प्रकार के चीज़ें हमारे भारत में हुए हैं। जैसे आपको मालूम है कि हमारा जो भारत देश है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया, लेकिन आज़ाद अपने आप तो नहीं हुआ, उसके पीछे बहुत सारे मूवमेंट किए गए होंगे। अंग्रेजों से बहुत बार टकराव भी हुआ होगा, थोड़ा बहुत मारपीट भी हुआ होगा, आंदोलन भी किया गया होगा, हम लोग लाठी भी खाए होंगे बहुत बार अंग्रेजों का। तो वो तमाम प्रकार की चीज़ें जो है हम लोग अपने इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करेंगे हम लोग सर। अच्छा, इसको ना शुरू करने से पहले आपका जो एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का, वो टॉपिक है द इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म। इसको शुरू करने से पहले ना कुछ चीज़ें हैं जो कि आपने अपने इस बुक में पूरा जो आपने पढ़ा है उसको एक बार हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, आपने ये पढ़ा इस चैप्टर में कि किस प्रकार से अंग्रेज हमारे भारत में आते हैं, किस प्रकार से वो हमारे ज़मीन को हथिया लेते हैं, है ना, किस प्रकार से वो अलग अलग प्रकार के नियम कानून लाते हैं, टैक्स वाला सिस्टम लाते हैं, जिसमें हम लोग परमानेंट सेटलमेंट, है ना, फिर से रोटवारी सिस्टम, बहुत अलग अलग प्रकार की चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग ये भी देखते हैं कि किस प्रकार से किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ा, आदिवासी लोगों को जंगल में जाने नहीं देता था, है ना, फॉरेस्ट को रिजर्व कर दिया जाता था, किस प्रकार से उन्होंने अपने वेस्टर्न एजुकेशन को भारत में लागू किया, है ना, ये भी हम लोग देख चुके हैं। किस प्रकार से वोमेन का कंडीशन था, ये भी हम लोग देख चुके हैं, है ना। उसके वोमेन मतलब वो सती प्रथा कितना भयंकर था, स्कूल वाला, ये सारा का सिस्टम हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद कास्ट सिस्टम, है ना, कास्ट सिस्टम के बेसिस पे किस प्रकार से भेदभाव होता था हमारे भारत में, ये भी हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद रिलीजियस रिफॉर्म, मतलब कि अलग अलग धर्म में फिर सुधार भी किया गया, ये भी हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा रिवॉल्ट था 1857 का, जिसमें कि हमारे बहुत अलग अलग प्रकार के अलग अलग नियम भी निकाले गए थे अंग्रेजों के द्वारा, वो सारा हो गया। तो इतना कुछ पढ़ने के बाद अब हम लोग, भाई देखो, ठीक है, इतना समय अंग्रेजों ने राज किया, ठीक है, हम लोग कुछ नहीं बोले, है ना, लेकिन एक समय तो आएगा ना जब हम लोग बोलेंगे कुछ। कब तक आप हमारा शोषण करते रहिएगा, कभी ना कभी तो हम लोग कुछ बोलेंगे, आवाज़ अपना निकालेंगे। तो वो आवाज़ हम लोगों ने कैसे निकाला, हम लोगों ने अंग्रेज के प्रति कैसे उनका अपोज किया, कैसे उनको हमने खदेड़ के बाहर निकाला भारत से, वही चीज़ हम लोग इस पूरे चैप्टर में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ तक पूरे इस चैप्टर में, पूरे इस बुक का हम बात करें तो आपने ये देखा कि अलग अलग चीज़ें अंग्रेजों ने भारत में की है, लेकिन हम लोग चुपचाप रहे, है ना। लेकिन अब ये देखेंगे कि आखिर हम लोगों ने क्या किया अपने देश को बचाने के लिए, है ना, अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, वही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा द इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का मतलब होता है देश प्रेम, देशभक्ति, देश से लगाव। इस टॉपिक का मतलब क्या हुआ भाई? इस टॉपिक का मतलब ये है कि अब हमारा भारत यानी कि अब हमारे भारत के लोग इतने ज़्यादा जागरूक हो चुके थे कि उनको लगा था कि भाई अब नहीं लड़ेंगे तो कब लड़ेंगे, है ना। तो अब नेशनलिज्म का मतलब यहाँ पे ये है कि अब लोगों को लगने लगा था कि अपने देश के प्रति कुछ करना चाहिए, है ना। तो नेशनलिज्म का मतलब है देशभक्ति, और देशभक्ति कैसे आएगा? अपने देश से प्यार करके। और देश से प्यार कैसे होगा भाई? जब अंग्रेज यहाँ से भागेंगे, है ना। तो वही चीज़ हमारा यहाँ पे है। और इस टॉपिक का मकसद, केवल ये कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि भारत के लोगों के अंदर में किस प्रकार से अंग्रेजों को भगाने का भाव आया, है ना, यही हम लोग बात करने वाले हैं इस पूरे टॉपिक में। तो ये हमारा मेन टॉपिक हो गया, इसके अंदर आपको छोटा छोटा टॉपिक भी मिलता रहेगा। ठीक है, अच्छा, ये चीज़ और यहाँ पे सोचने वाली बात है कि देश तो हमारा था, है ना, रूल कर रहे थे अंग्रेज। अब हमको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, मतलब ये कि देश तो हमारा है, रूल कर रहे हैं अंग्रेज, तो हम लोगों को कुछ देर के लिए मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि भाई जब देश हमारा है तो फिर रूल ब्रिटिश क्यों कर रहे हैं, है ना, यही समझ में नहीं आ रहा है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है, यहीं से हमारा चैप्टर शुरू होता है। इंडिया वॉज द पीपल ऑफ इंडिया इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लास, कलर, कास्ट, लैंग्वेज एंड जेंडर। मतलब ये हो गया
कि जब भारत देश भारत के लोगों का है तो फिर अंग्रेज क्यों यहाँ पे कर रहे हैं रूल, है ना। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखो भारत जो था वो इंडिया के लोगों का ही था, है ना, और इंडिया के हर एक प्रकार के लोगों का था, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लास का मतलब कि वो किस बैकग्राउंड से आते हैं, अमीर हैं गरीब हैं उससे कोई मतलब नहीं है, उसका रंग काला है गोरा उससे कोई मतलब नहीं है, उसका कास्ट अपर कास्ट और लोअर कास्ट है उससे कोई मतलब नहीं है, उसका लैंग्वेज कौन सा है उससे भी मतलब नहीं है, वो लिंग है पुल्लिंग है कोई मतलब नहीं है। मतलब यहाँ पे कहना चाह रहा है कि भारत में जो लोग रहते हैं भारत उसी का है, अंग्रेजों का भारत नहीं है। ये भाव अब धीरे धीरे लोगों के अंदर में उत्पन्न हो रहा था और लोगों को गुस्सा भी आ रहा था अंग्रेजों के प्रति कि भाई जब भारत देश हमारा है तो फिर भारत पे अंग्रेज रूल क्यों कर रहे हैं, है ना। ये चीज वो कहना चाह रहे हैं। तो ये जो भाव आया कि भारत हमारे भारत के लोगों का है, चाहे कोई भी लोगो कोई भी लैंग्वेज बोलने वाला हो, ये कैसे आया? ये तब आया जब लोगों का एक बर्दाश्त का जो सीमा था ना वो पार हो गया था। आगे, रिसोर्सेस एंड सिस्टम्स ऑफ इंडिया आर फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब ये कि भारत में जो भी संसाधन है, रिसोर्स है, सोना है, चांदी, हीरा मोती जो भी है भारत के, और यहाँ पे जो भी सिस्टम है, तौर तरीके हैं, वो भारत के लोगों के लिए है ना। तो फिर यहाँ पे अंग्रेज क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं भाई, क्यों बार में वो अपना टांग अड़ा रहा है? तो ये सारा का सारा बात अब हम लोगों को समझ में आ रहा था कि जब भारत के लोगों का सब कुछ है, जमीन भारत के लोगों का, रिसोर्स भारत के लोगों का, लोग भारत के, तो फिर यहाँ पे अंग्रेज क्यों रूल कर रहे हैं? अब कहीं ना कहीं इनको गुस्सा आ रहा था, किनको? हम लोगों को, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। बट द ब्रिटिश वेर एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेस ऑफ इंडिया एंड ओवर द पीपल ऑफ इंडिया। जब सब कुछ हमारा है, रिसोर्स हमारा है, लोग हमारे हैं, तो फिर ब्रिटिश हमारे ऊपर कंट्रोल क्यों कर रहा है? हमारे रिसोर्स के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर अंग्रेज क्यों कंट्रोल कर रहा है? ये बात अब हम लोगों को अपने आप से उस समय पे हम लोग पूछ रहे थे। पूछने का मतलब ये होगा कि अब हम लोगों का जो गुस्सा का सीमा था ना वो बहुत ही आगे बढ़ चुका था, ठीक है। लेकिन आगे देखते हैं क्या हुआ। टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश सेवरल पॉलिटिकल एसोसिएशंस वर फॉर्म्ड आफ्टर 1850। अब भाई चलो ठीक है, अंग्रेजों से हम लोग तंग आ गए हैं, अंग्रेज भागने वाले आसानी से है नहीं, और एक दो आदमी अकेला मिलकर तो अंग्रेज को भगा नहीं पाएगा। तो इसके लिए अंग्रेजों से फाइट करने के लिए, उनको यहाँ से भगाने के लिए हमारे भारत में अलग अलग समय पर अलग अलग पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाए गए। मतलब कि ऐसा ऐसा ग्रुप बनाया गया जहाँ पे कि लोगों को इकट्ठा किया जा सके और अंग्रेजों के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा सके, है ना, उनके खिलाफ नारेबाजी किया जा सके। आगे देखते हैं पॉलिटिकल एसोसिएशंस लाइक पूना सार्वजनिक सभा, द इंडियन एसोसिएशन, द मद्रास महाजन सभा, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस वही है जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी के नाम से जानते हैं। वेयर फॉर्म्ड। तो इतने सारे पॉलिटिकल एसोसिएशन यानी कि ग्रुप उस समय पे भारत में जो अंग्रेज थे उनको खदेड़ के भगाने के लिए ये सारे के सारे पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाए गए थे, ताकि लोग इसमें आए, जुड़े, और जब भी कोई प्रोटेस्ट चालू हो तो लोग उसमें पार्टिसिपेट करें, ठीक है। याद रखिएगा ये सारे के सारे पॉलिटिकल एसोसिएशन थे, यानी कि ग्रुप थे जो कि अंग्रेजों के को भगाने के लिए भारत के लोगों ने बनाया था, ठीक है। उसके बाद मोस्ट ऑफ दीज पॉलिटिकल एसोसिएशन वेयर लीड बाय इंग्लिश एजुकेटेड प्रोफेशनल्स लाइक लॉयर्स। और ये सारे के सारे पॉलिटिकल एसोसिएशंस किसके द्वारा चलाए जाते थे, यानी कि इनको लीड कौन करता था? वो हमारे भारत के लोग जिनको कि इंग्लिश आता था, क्योंकि भाई अंग्रेज तो इंग्लिश जानते हैं और हम लोग हिंदी बोलेंगे तो समझ में आएगा नहीं उनको। तो हमारा ये पॉलिटिकल एसोसिएशन का जो लीडर हुआ करता था वो होता था जो कि अंग्रेजी थोड़ा बहुत जानता था, ठीक है, क्योंकि उनको मालूम है कि भाई अंग्रेज से यदि बात करना है तो अंग्रेजी सबसे बेस्ट लैंग्वेज है, क्योंकि उनको हिंदी तो आता नहीं उतना, ठीक है। उसके बाद और इसमें भी सबसे ज़्यादा कौन? लॉयर। और लॉयर जो होते हैं ना बहुत उनके पास नॉलेज होता है ना, लॉ का यानी कि नियम कानून का उनके पास बहुत नॉलेज है। उसके बाद मैनी ऑफ दीज पॉलिटिकल एसोसिएशंस फंक्शनड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। उस समय पे ये अलग अलग प्रकार के पॉलिटिकल एसोसिएशन है, ये अलग अलग जगह पे भारत में अपना काम कर रहे थे, लोगों को इकट्ठा कर रहे थे अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के लिए, ठीक है। उसके बाद द गोल्स ऑफ दीज पॉलिटिकल एसोसिएशन वेयर द गोल्स ऑफ ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब ये हो गया कि भारत के लोगों का मकसद क्या था? अब अंग्रेजों को यहाँ से भगाओ, और वही मकसद किसका बन चुका था? पॉलिटिकल पार्टी का भी, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी का मकसद और भारत के लोगों का मकसद एक था, एक ही मकसद कि अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ के भगाओ, ठीक है। उसके बाद दिस पॉलिटिकल एसोसिएशन वर्कड विद द आइडिया दैट द पीपल शुड बी सॉवरेन।
और ये सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टी जो है ना, किस आइडिया पे काम करते थे? सॉवरेन के आइडिया पे काम करते थे। और सॉवरेन का आइडिया क्या है भाई? देखो, सॉवरेन का मतलब यहाँ पे देख लो, द कैपेसिटी टू एक्ट इंडिपेंडेंटली विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। मतलब ये हो गया कि ये सारे के सारे पॉलिटिकल एसोसिएशन ये बताना चाहते थे कि हमारे काम में किसी प्रकार से इंटरफेयर मत करो, हम अपने आप में काफ़ी हैं। ठीक है, जैसे अंग्रेज क्या करते थे, जैसे मान लीजिए हमारे भारत में हमारे ही जमीन पे वो लोग अलग अलग नियम निकालते रहते थे, तो यहाँ पे हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं उनसे? हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे कामों के बीच में तुम अपना टांग मत अड़ाओ। ठीक है, वही बात यहाँ पे कहा गया है कि दिस पॉलिटिकल एसोसिएशन वर्कड विद द आइडिया दैट द पीपल शुड बी सॉवरेन। मतलब ये कि लोग अपने आप डिसीजन लेने में सक्षम हो जाए, यही मकसद था इस पॉलिटिकल पार्टी का। ठीक है, पॉलिटिकल एसोसिएशन का। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि दे बिलीव्ड दैट द इंडियन पीपल शुड बी एम्पावर्ड टू टेक डिसीजंस रिगार्डिंग देयर अफेयर्स। तो इस सारे के सारे पॉलिटिकल एसोसिएशन का कहना यह भी था कि भारत के लोग अपने आप को इतना सक्षम बना ले, इतना सक्षम बना ले कि उनके पास किसी भी प्रकार का समस्या हो तो अपने समस्याओं का समाधान खुद ढूंढ सकते हैं, इसमें अंग्रेजों को इंटरफेयर ना किया जाए, ना करना पड़े। ठीक है, वही बात है। उसके बाद the dissatisfaction with the British increased in the 1870s and 1880s। ज़्यादातर जो नफरत हम लोगों का है ना अंग्रेजों के प्रति, वो बढ़ने लगा 1870 से लेकर 1880 के बीच में, है ना। क्योंकि यदि आप भारत के इतिहास को पलट के देखेंगे तो इस समय पे अंग्रेज ना बहुत सारे नियम कानून निकाल चुका था इस 10 साल के बीच में। और दूसरा बात यह कि इस समय पे इनका जो लालच था ना वो और ज़्यादा बढ़ चुका था, है ना। और इस समय पे अंग्रेजों का इतना ज़्यादा लालच बढ़ चुका था, इतना ज़्यादा लालच बढ़ चुका था कि वो किसी प्रकार से ये चाहते थे कि भारत को बस कैसे भी लूट लिया जाए, है ना। अब भाई आप इतना कुछ कर रहे हो तो हम लोग भारत के लोग चुप तो नहीं रहेंगे, है ना। तो हम लोगों ने भी जवाब में बहुत अलग अलग प्रकार के पॉलिटिकल मूवमेंट चालू किए थे। आगे देखते हैं अब क्या हुआ भाई। द आर्म्स एक्ट वाज पास्ड इन 1878। अब यहाँ पे अंग्रेज क्या कर दे रहा है? आर्म्स एक्ट निकाल दे रहा है, वो भी 1878 में। आर्म्स एक्ट क्या कहता था? देखो, अकॉर्डिंग टू द आर्म्स एक्ट, इंडियंस वर नॉट अलाउड टू पोजेस आर्म्स। इंडिया आर्म्स एक्ट के तहत, आर्म एक्ट हम लोगों को यह कहता था कि कोई भी भारत के लोग हथियार नहीं रख सकता है। समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे आर्म्स एक्ट निकाला गया अंग्रेजों के द्वारा, वो भी 1878 में। और आर्म्स एक्ट ये कहता था कि भारत के कोई भी लोग हथियार नहीं रख सकता है। ठीक है, और उस समय पे हम लोग हथियार रखना शुरू कर चुके थे क्योंकि हमारा भारत लगभग 1878 में बहुत आगे बढ़ चुका था। ठीक है, आगे ऑल्सो द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड इन 1878। और याद रखिएगा 1878 में दो लॉ निकला था, एक आर्म्स एक्ट और दूसरा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। दो एक्ट हमारे 1878 में ही निकल गए थे। अब आर्म्स एक्ट क्या कहता है ये तो समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या कहता है। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, द गवर्नमेंट वाज अलाउड टू कैप्चर द एसेट्स ऑफ न्यूज़पेपर इंक्लूडिंग देयर प्रिंटिंग प्रेस if the newspapers published anything that was found objectionable। अब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत क्या होता था ना, जितने भी हमारे भारत में प्रिंटिंग प्रेस थे जहाँ से न्यूज़पेपर मैगजीन ये सब निकलते थे, उनके लिए खास करके ये नियम निकाला गया था। और इस नियम के तहत ये होता था कि यदि तुमने अपने प्रिंटिंग प्रेस के न्यूज़पेपर में या फिर मैगजीन में कुछ भी ऐसा छापा अंग्रेजों के खिलाफ जो कि अंग्रेजों को पसंद नहीं आया, तो वो क्या करेगा? आपके न्यूज़पेपर के साथ साथ आपके प्रिंटिंग प्रेस को भी कैप्चर कर लेगा, यानी कि अपने कब्जे में ले लेगा। इसका मतलब आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अंग्रेज कुछ भी करे, तुम कुछ भी नहीं छापोगे अंग्रेज के बारे में बुरा सीधा। और यदि छापना भी है तो पहले हमसे पूछ लो तब छापना, हम मंजूरी दे देंगे, हम पहले पढ़ेंगे कि तुम क्या छाप रहे हो तभी जाके छापना। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हमारे इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा एक्ट है, उस समय पे था। और ये इसलिए लगाया गया था क्योंकि हमारे जो प्रिंटिंग प्रेस थे न्यूज़पेपर में, अपने मैगजीन्स में ब्रिटिशर्स के खिलाफ वो चीज़ें छापते थे जो कि वो करते थे। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि ब्रिटिशर्स ने आज 100 आदमी को बहुत गंदे तरीके से पीटा। इसको न्यूज़पेपर में लिखने का काम किसका है? प्रिंटिंग प्रेस का है। और उन्होंने लिख दिया तो लोगों के बीच में गलत मैसेज आएगा किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो ब्रिटिशर्स को यहाँ पे गुस्सा आएगा। तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि देखो हम कुछ भी काम करते हैं ना तो ये प्रेस वाला छाप देता है और लोगों को इसका पता चल जा रहा है, तो इसके लिए पहले क्या करो? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगा दो, जिसके वजह से क्या होगा? ये छाप नहीं पाएगा, है ना। और यदि छापता भी है तो फिर हम इसका सामान को अपने कब्जे में ले लेंगे। तो अब यहाँ पे सारे के सारे प्रिंटिंग प्रेस वाले क्या कर गए? डर गए।
इनको मालूम चल गया था कि भाई अब हम यदि कुछ भी छापेंगे अंग्रेजों के खिलाफ तो फिर ये हमारा मशीन बंद कर देगा, न्यूज़पेपर भी बंद कर देगा। तो अब सारे के सारे प्रिंटिंग प्रेस वाले बंद हो गए, चुप हो गए। ठीक है, उसके बाद आगे द एल्बर्ट बिल वाज पास्ड इन 1883। अब यहाँ पे एक और बिल था, एल्बर्ट बिल क्या था भाई, और एल्बर्ट बिल पास किया गया 1883 में। अब देखते हैं कि ये एल्बर्ट बिल क्या था। देखिए, अकॉर्डिंग टू द एल्बर्ट बिल, द ट्रायल ऑफ ब्रिटिश और यूरोपियन पर्सन बाय इंडियन जजेस एज वेल एंड साउट इक्वालिटी बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियन जजेस इन द कंट्री। ये जो एल्बर्ट बिल था ना, ये एल्बर्ट बिल हमारे इंडियन लोगों के द्वारा निकाला गया था। ठीक है, और एल्बर्ट बिल में ये कहा गया था कि देखो भाई, जब इंडियंस कोई गलती करता है तो यूरोपियन यानी कि ब्रिटिशर्स के जज उसको सजा देते हैं। समझेगा ध्यान से, ये एल्बर्ट बिल क्या था। एल्बर्ट बिल ये कहता है कि देखो भाई, जब कोई इंडियन कुछ गलती करता है तो आप लोग उसको सजा देते हो, है ना, लेकिन जब कोई ब्रिटिशर्स या फिर कोई यूरोपियन आप लोगों में से कोई यदि गलती करता है तो उसका सजा देने का अधिकार हमको भी तो दो। मतलब कि हमको जब आप सजा दे सकते हो तो हम भी तो आपको सजा दे सकते हैं, आप गलती करोगे तो। ऐसा तो नहीं है कि सारा का सारा गलती हम ही लोग करते हैं, कुछ गलती आप भी करते हो, है ना। तो ये एल्बर्ट बिल का कहना था। और दूसरा ये कहना था कि जो हमारे इंडिया के और जो ब्रिटिश के जज हैं उनके बीच में इक्वालिटी लाओ। मतलब ये कि इंडिया के जज को उस समय पे कुछ नहीं समझा जाता था और ब्रिटिश के जज को बहुत ज़्यादा पावरफुल समझा जाता था। तो एल्बर्ट बिल का सीधा सा कहने का मतलब ये था कि हम लोग आपको सजा देंगे और आप लोग हमको सजा दो। ठीक है, यदि गलती करेंगे तब। ठीक है, और दूसरा बात यहाँ पे ये था कि जजेस के बीच में इक्वालिटी लाओ। ठीक है, लेकिन ये किसका कहना था, हम लोग इंडियन का कहना था। लेकिन बट द एल्बर्ट बिल वाज अपोज्ड बाय द ब्रिटिशर्स। लेकिन एल्बर्ट बिल को मना कर दिया गया, पूरी तरीके से कहा कि नहीं, हम आपको सजा देंगे आप गलती करोगे तो, लेकिन हमको आप सजा नहीं दे सकते हो। हमको सजा कौन देगा, हमारा ही जज देगा यदि हम गलती करेंगे तो। और ऑब्वियस ये बात है भाई, अंग्रेज वो लोग सजा देंगे तो कितना बहुत मुश्किल वाले सजा तो देंगे नहीं, बहुत हल्का फल्का कुछ जुर्माना, 2-4 दिन जेल तो बहुत दूर का बात हो गया। सजा जुर्माना दे दिया, बस बात खत्म, डांट फटकार दे दिया, बात खत्म, है ना। ये चीज था। तो एल्बर्ट बिल को पूरी तरीके से मना कर दिया, बोला कि नहीं ऐसा कोई बिल वुल नहीं आएगा। उसके बाद इन दिसंबर 1885 72 delegates from all over the country meet at Bombay and the Indian National Congress was established। अब यहाँ पे ना हमारे भारत के लोगों को लगने लगा था कि भाई हम जो बात कहते हैं वो अंग्रेज मना कर देता है, सारा का सारा बात वो अपने मन का करता है, तो फिर मेरा फायदा क्या, हमारा देश है, हमारा बात नहीं चलने दे रहा है, जो ये चाहता है वही करता है, तो फिर हम लोग यहाँ पे क्यों है, मुखौटा आता है, मुखौटा होता है मतलब कि मूर्ति है क्या, देखते रहेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये बात हो रहा है दिसंबर 1885 का। उस समय पे 72 डेलीगेट्स का मतलब है 72 वैसे पर्सन हमारे भारत के जो कि बहुत पढ़े लिखे, बहुत बुद्धिमान और बहुत पैसे वाले और बहुत दबदबे वाले, जिसका सोसाइटी में बहुत वैल्यू है, वैसे लोग हमारे पूरे भारत से दिसंबर 1885 में बॉम्बे में जाके मिले एक जगह पे। यानी कि सारे जो भी बहुत बड़े बुद्धिमान दबदबे वाले लोग थे हमारे भारत के, वो सारे के सारे टोटल मिला के 72 हुए और ये सारे के सारे बॉम्बे में मिले। और बॉम्बे को आज हम लोग मुंबई के नाम से जानते हैं, और वहीं पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना कर दिया गया, जिसको हम लोग आज सिंपली कांग्रेस पार्टी के नाम से जानते हैं। हालांकि आज भी जो कांग्रेस पार्टी है उसका पूरा नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस है, लेकिन शॉर्ट में हम लोग कांग्रेस पार्टी कह देते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा कांग्रेस पार्टी कब बना, 1885 में बना, और वो भी शुरुआत में कितने मेंबर थे, 72 मेंबर थे, और कहाँ पे, बॉम्बे पे। ठीक है, उसके बाद दादा भाई नारोजी, है ना, उसके बाद फिरोज शाह मेहता, उसके बाद बदरुद्दीन त्याबजी, WC बनर्जी, उसके बाद सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त एंड S सुब्रमण्यन अय्यर अमोंग दीज 72 डेलीगेट्स एंड वाज लार्जली फ्रॉम बॉम्बे एंड कलकत्ता। तो यहाँ पे जो कुछ आदमी के नाम दिए गए हैं ये वही आदमी है जो कि 72 थे। 72 का यहाँ पे नाम नहीं है, बल्कि उनमें से जो कुछ प्रमुख लोग थे उनका यहाँ पे नाम दिया गया है। और ये सारे के सारे लोग अधिकतर कहाँ से बिलोंग करते थे, बॉम्बे और कलकत्ता से। और इसमें जो आप नाम ज़्यादातर देखे होंगे ना, ये सारे के सारे बंगाली नाम है ना। तो बॉम्बे और कलकत्ता से ये लोग बिलोंग करते थे। ठीक है, उसके बाद दादा भाई नौरोजी वॉज अ बिजनेसमैन, ये एक बिजनेसमैन भी थे, एंड अ पब्लिश्ड एंड सेटल्ड इन लंदन। दादा भाई नारोजी इंडिया के थे, ठीक है, लेकिन ये जाके बाद में ना लंदन में सेटल हो गए थे। ठीक है, और ये बहुत बड़े बिजनेसमैन भी थे और ये पब्लिश्ड भी थे। पब्लिश्ड का मतलब होता है वो इंसान
जो किसी भी चीज़ों को देखता है, ऑब्जर्व करता है और उसके बारे में छाप देता है ना, उसको हम लोग कहते हैं पब्लिश्ड। तो दादा भाई नौरोजी पहला तो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, और दूसरा बात ये पब्लिश्ड थे, मतलब कि आसपास समाज में जो भी घटना घटित हो रहा है, बड़े बड़े इंसिडेंट हो रहे हैं, एक्सीडेंट नहीं इंसिडेंट घटने जो हो रहे हैं, उसको वो लोग छाप देते थे ताकि लोग भी इसको पढ़ सके, जान सके। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं फिर। पब्लिश का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि some who publishes an idea by circulating information, writing reports and speaking at meetings। तो जो भी मीटिंग में बात हुआ, जो भी आसपास में आपने देखा, उसको आपने छाप दिया ताकि लोग उसको पढ़ सके, उसी को हम लोग कहते हैं पब्लिश्ड। आगे, फॉर अ टाइम ही वॉज अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। दादा भाई नौरोजी एक समय पे ब्रिटिश के पार्लियामेंट का मेंबर भी थे। सोचो, जैसे हमारे इंडियन पार्लियामेंट है, लोकसभा राज्यसभा, उसी प्रकार से ब्रिटिश के पार्लियामेंट का ये मेंबर भी रह चुके थे। सोचो, बहुत बड़ा बात है ये, है ना। तभी तो कांग्रेस पार्टी में थे ये, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में वो 72 लोग वैसे थे जो कि बहुत ही बुद्धिमान लोग और जिनका दबदबा बहुत है। जरा सोचो, दादा भाई नौरोजी पहला बात तो बड़ा बिजनेसमैन है, दूसरा बात इनका दबदबा ब्रिटिश के पार्लियामेंट तक है, तो ऑब्वियस ये बात है, ये बहुत बड़े इंसान हुए, है ना। ऑल्सो ही गाइडेड द यंगर नेशनलिस्ट, और साथ ही साथ दादा भाई नौरोजी जो है ना, भारत के जो यंगर नौजवान युवा नेता हुआ करते थे, उनको ये मोटिवेट भी करते थे। उनको कहते थे कि भाई तुम ही जो हो ना भारत के भविष्य हो, है ना, तो तुम आगे बढ़ चढ़ के इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करो, अपने कंट्री को बर्बाद होने से बचाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। और रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल, एक यहाँ पे रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर भी है, उसका नाम है A.O. ह्यूम। ठीक है, ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग इंडियंस फ्रॉम द वेरियस रीजन्स टुगेदर। अब ये जो ब्रिटिश के रिटायर्ड ऑफिसर थे, जिसका नाम था A.O. ये इन्होंने भारत के अलग अलग प्रकार के लोगों को अलग अलग जगह से एक साथ जुड़ने में, है ना, बहुत मदद किया था। देखो, हर एक ब्रिटिशर्स बुरे नहीं थे, कुछ ब्रिटिशर्स इतने भी अच्छे थे, इतने अच्छे थे कि वो भारत के लोगों का मदद करना चाहते थे, है ना। तभी तो इस आदमी ने A.O. ह्यूम ने हम लोगों का मदद किया। इन्होंने भारत के अलग अलग प्रकार के लोगों को इकट्ठा किया, है ना। और जरा सोचो, इन्हीं का लोग हैं और इन्हीं के खिलाफ हम लोगों को क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा बात है ये, है ना। मतलब देखो, 1000 आदमी में से एक आदमी ऐसा होता है जो कि बहुत अच्छा निकलता है, तो उसी में से हमारे एक थे ये ह्यूम साहब। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हम लोग ये समझ चुके हैं कि किस प्रकार से हम लोगों का जो अब गुस्सा है अंग्रेजों के प्रति वो धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, यानी कि हम लोग अपने आज़ादी की ओर बहुत ही करीब है। ठीक है, चलो, तो ये हो गया हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट। अगले वाले क्लास में एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, टॉपिक का नाम होगा अ नेशन इन दी मेकिंग। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वाले क्लास में, एंड हैव अ नाइस डे।